बीजान इसे पूरी हवेली में आवाज़ें देती फिर रही थी, लेकिन जानती थी आज संडे था और वो गुस्सी होगी कोई पुराना सूट पहनकर चमारन बनकर मिट्टी और गमलों में। गार्डनिंग का जुनून की हद तक शौक था इसे, और हवेली का जो शानदार सा बगीचा था इसकी मेहनत का समर था। वह भी यूं ही बीजान लाहौन में निकली तो वो मुंह पर मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाए मिट्टी से हटी बड़े बड़े गमलों में घुसी हुई थी। बीजान ने माथा पीटा, अरे लड़की हालत देख अपनी, कहाँ से लगती हो मेरी पोती, भंगन लग रही हो इस वक्त। वो कहकर लगाकर हंसी। बीजान फिक्र मत करें, अभी जब हम सेमिनार के लिए तैयार होकर अनारकली बलेंगे फिर आपकी पोती ज़रूर लगेंगे। अंदाज शहाना सा था। दिमाग ख़राब है लड़की, इतवार को कौन सा सेमिनार है, कहाँ का सेमिनार है। उफ बीबीजान, स्टेट के मिनिस्टर आ रहे हैं इसलिए आज ही है, हम बस जा रहे हैं तैयार होने। सेमिनार लोक विरसा और हमारी सकाफत को फ़रोग देने के लिए रखा गया है। रोहा ने तफसील बताई। अच्छा जो भी है, मगर आज सेमिनार से वापसी पर हवेली मत आना, अली के साथ इसके फ्लैट पर चली जाना। बीजान को सोहम का फ़ोन आ चुका था और इन्हें अलग ही फिक्र सता रही थी। लेकिन क्यों बीजान, आपने ऐसा क्यों कहा, इसे हैरत हुई। लेकिन छोड़ो, जो बस कहा है वो करो, बीजान कहती अंदर जा चुकी थी। इसने कंधे अचकाए और वापस अपने काम में मशगूल हो गई। बस 1 घंटा था तैयार होने के लिए वो उठी, तभी एक शानदार ब्लैक रंग BMW का बिल्कुल अनजान गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल हुई। इससे तजस्सुस हुआ तो वहीं खड़ी रही। फिर जो शख्स गाड़ी की ड्राइविंग सीट से उतर कर बाहर आया, इसे देखकर और पहचान कर रोहा के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकी और इसके पीछे आती वो बेबाक से लिबास में लड़की। वो हैरत से इन्हें देख रही थी। सुर्ख सफ़ेद रंगत, 6 फीट से निकलता कद, चौड़ा कसरती जिस्म, लाइट पर्पल शर्ट और ब्लैक पैंट में वो मर्दाना वजाहत का शाहकार था। वो दोनों इसे देखकर इसकी जानिब आए। हेलो मेड, हमें बीजान से मिलना है, किधर है वो। इसके हुलिये से कोमल इसे मेड समझी। वो बोली कुछ नहीं, बस अंदर की जानिब इशारा कर दिया। सोहम ग्लासेस उतारकर अपनी सब्ज आंखों से इस हवेली को देख रहा था जहाँ इसका बचपन गुजरा था, जो इसका असल था। कोमल ने इसका इशारा पाते ही सोहम को अंदर जाने का इशारा किया। वो चले गए तो बीजान इसीलिए नहीं चाहती थी कि हम आज हवेली रुके हों। इसे परवाह है, लगता है दूसरी शादी कर ली इसने। सर झटका और हवेली की पिछली जाने चंद अपने कमरे में गई। अब बीजान को तैयार होकर नहीं दिखा सकती थी, इसलिए अपना सारा सामान समेटा, शावर लेकर फ्रेश हुई, सामान लेकर अफजल काका के साथ कॉलेज चली गई। वो दस्तक देकर बीजान और बड़ी माँ के मुश्तरका कमरे में दाखिल हुआ। बड़ी माँ ने तो लपक कर इसे सीने में बींचा। बूढ़ी आंखों में का सालों का इंतजार आज बहे जा रहा था। सोहम ने लब भींचे हुए थे मगर बड़ी माँ को सीने से लिपटाया हुआ था। बीजान के दिल में भी क्या क्या तूफान उठ रहे थे। इस जवान साला भरपूर 24 साल के मर्द में अपना जवान बेटा दिखाई दे रहा था। दिल था कि इससे सीने में बींचने को मचला, मगर वो भी अपने नाम को बेगुज़े अपनी साथी पत्थर सी बनी बैठी रही। तो पहले तो एक शिकायती नज़र सोहम ने बीजान पर डाली, मगर इन्हें पत्थर बना देखकर वो भी पत्थर खा गया और जिन कदमों से चलकर वहाँ आया था, इन कदमों से तनफन करता वापस लौट गया। हवेली में मौजूद अपने मखसूस कमरे में आकर ठाठ से दरवाज़ा बंद किया। सब कुछ वैसे का वैसा था, सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद थी, मगर बीजान की बेहसी हनूस बरकरार थी। पीछे बीजान फूट फूट कर रो दी और बड़ी माँ कोमल से सवाल जवाब करने लगी। मैं सोहम की दोस्त हूँ आंटी, इसने मुस्कुराकर कहा, मगर इस फीके शलजम को देखकर बड़ी माँ को कुछ खास खुश नहीं थी। तुम्हारा कमरा सेट कर दिया है, आओ मैं छोड़ कर आऊँ। शाम के साए बहुत गहरे थे। बीजान ने बेचैनी से पहलू बदल रही थी। सोहम अब तक कमरे से बाहर नहीं आया था। बड़ी माँ भी इंतज़ार कर रही थी। आखिर वो दोनों लाउंज में आए। सोहम आहिस्तगी से जाकर दाजी की मखसूस कदरे कोने पर मुल्किची से अंधेरे में रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। बीजान ने पहलू बदला। जी तो कहिए बीजान क्यों बुलाया है मुझे, सोहम इनके मुंह से सुनना चाहता था। तुम जानते हो सोहम खान, बीजान बुझी। बीजान भी लापरवाही से बोली, आपके ही हुक्म तकमील के लिए आया हूँ। तंजिया बोला, काश मेरे दूसरे हकाम की तुम इन्हें हुक्म माना होता तो ये ना होता। सोहम खान, कुछ तो अपनी गैरत और मलकियत का रूप जमाया होता। बीजान दिल में तिलमिलाई, अभी कुछ और कहता है। खुशबुओं का रेला लाउंज में दाखिल हुआ। इसकी नज़र दाखिली दरवाजे की जानिब उठी और पलटना भूल गई। मल्टी कलर के लहंगे में दुपट्टा सेट किए, घने हल्के घुंघराले बाल, कमर से नीचे तक झूलते बालों में एक साइड झूमर लगाए, हल्के हल्के मेकअप में बड़ी सी ट्रॉफी हाथ में पकड़े एक्साइटेड सी लाउंज में दाखिल हुई। याहो बीजान, देखें तो ज़रा हमें क्या मिला। वो सोफे के पीछे से बीजान के गले में झूल गई। अरे लड़की पागल हो गई हो क्या। बीजान ने शायद पहली मर्तबा इसे झटका था, मगर परवाह किसे थी, वो जल्दी से सामने आई। बीजान, हमें मिनिस्टर ने बकलम खुद ये दी है। हमारी इतनी मेहनत पर ट्रॉफी टेबल पर रखी और कमर पर हाथ रखे।
अब तो आपको शिकायत नहीं, हम आपकी पोती नहीं लगते थे कि बिल्कुल अनारकली लग रहे हैं। वो दाएं से बाएं बीजान को को दिखाती लहराई। बीजान का दिल किया माथा पीट नहीं अपना या इस बेवकूफ़ लड़की का। सोहम बगौर से देख रहा था। पीछे खड़ी कोमल भी तहैयर से देख रही थी। वो बिल्कुल आसमान से उतरी परी लग रही थी, ऊपर से शाहाना अंदाज और दाएं कोमल। कोमल ने चोर नज़रों से सोहम को देखा, जिसने अभी तक पलकें नहीं झपकाई थी। बीजान, आपने हमें कहा था ना आज हम हवेली ना आए, मगर ये ट्रॉफी दिखाने के लिए हम इतने एक्साइटेड हो गए थे इसलिए चले आए। इसकी इस बात से सोहम को आग लगी और एक झटके से उठा। अब आहट पाकर रोहा ने पीछे मुड़कर देखा तो दिल किया डूब मरे। बुखलाकर फौरन रुख फेरा। सोहम एक गहरी नज़र इस पर डालकर झटके से वहाँ से निकलता चला गया। बेजान ने कड़े तेवरों से इसकी जानिब देखा। वो फौरन ट्रॉफी उठाती अपने कमरे में भाग गई। बेजान ने गहरी सांस भरी। वो तो साइन करने वाला था, मगर उठ कर गया क्यों? वो शदीद गुस्से में कंपटियां सहलाता इधर उधर चक्कर लगा रहा था। कोमल सोफे पर बैठी चिल्ला रही थी कि आखिर वो साइन करके उठा क्यों नहीं? क्या हुआ? देखा तुमने, कोमल बीजान ने इसे मना किया था मेरे सामने ना आए, मैं खा जाऊंगा इससे जैसे मैं जल्लाद हूँ। वो तो तुम हो सोहम खान, भूल गई? यहाँ आकर बड़े फ़ख्र से कहलाना पसंद करते हो, ये खिताब खुद को। और साइन क्यों नहीं किया? शट अप यू, अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ, किसी का पाबंद नहीं। जब मर्ज़ी होगी तो करूँगा। नाउ गेट लॉस्ट, मुझे सुकून चाहिए कुछ देर के लिए। वो दहाड़ा तो कोमल चुपचाप वहाँ से चली आई। सोहम बेड पर औंधे मुँह गिरा। एक जंग सी थी जो दिलो दिमाग में छिड़ चुकी थी। इधर रोहा को जब बीजान ने बताया कि सोहम इसे डाइवोर्स देने आया है तो वो बेयकीनी से इन्हें देखी गई। इनके जाने के बाद वो फूट फूट कर रोई थी। तो हम कौन सा मरी जा रही हैं, इनके लिए किसी की क्या ज़रूरत है? ये परकटी कबूतरी लिए घूम जो रहे हैं साथ। वैसे भी हमें नफरत है आपसे सोहम खान। आपको चाह नहीं तो हमें भी परवाह नहीं। अगले 3 दिन वो जिस काम से आया था इसमें बिजी रहा और बेजान से छुपता फिर रहा था। ऐसा क्यों कर रहा था वो खुद भी नहीं जानता था। बीजान ने भी इससे बात करने की कोशिश नहीं की, मगर जब हवेली में एक लड़के को 2-3 बार देखा, इसका दिल किया पूरी दुनिया को आग लगा दे। अभी भी कंसाइनमेंट अपने असल ठिकाने पर पहुंचाकर वो हवेली लौटा था। अपने कमरे में आया और सोफे पर बैठा। सोहम आवाज़ सुनकर खिड़की तक आया। सामने उसी लान में झूले के ऊपर वो दोनों बैठे थे। दोनों के हाथ में शायद भाप उड़ाती काफ़ी के मग थे। हर सू धुंधती। वो लड़का रोहा से उम्र में छोटा था, मगर इसका कद इतना था कि रोहा इसके कंधे तक आ रही थी। वो बड़ी तवज्जो और इत्मीनान से इसकी बातें सुन रही थी। इसकी बातों पर खिलखिलाकर हंस रही थी। फिर किसी बात पर इन दोनों ने हाथ पर हाथ मारकर हाई फाई किया। बस सोहम इतना ही देख पाया। सीने में सांस उलझती महसूस हुई। रगों में खून नहीं, जैसे दहकता सुलगता लावा बहने लगा। शदीद दम घुटा। सफ़ेद रंग में सरजब्त की शिद्दत की सुर्खियाँ घुल गईं। इसे लगा किसी ने पेट्रोल से आग लगा दी हो। इसे जल्दी से अपनी शर्ट उठाकर वाशरूम में घुसा और इतनी शदीद ठंड में शावर खोलकर इसके नीचे खड़ा हो गया। क्या करने आया था, क्या कर रहा था? रेशमा के अल्फाज कानों में गूंजे। एक मरतबा देख लो, क्या पता इरादा बदल जाए। नहीं बदलेगा। फिर रेशमा की मायने खेज आवाज़ कानों में गूंजी, जिसकी से अब समझ आई थी। जिसको पंजाब से लगाव है, इसके सीने में कोई गाँव है। बड़े दावे से कहा था रेशमा को कि खुद को जलाद इसलिए बनाया है ताकि इसे कोई तकलीफ ना हो, और तकलीफ तो मामूली सा लफ्ता। अब कैसे टरप रहा था। ऐसे जिस्म जा जल रहे थे जैसे आग की भट्टी में झोंक दिया हो। क्या वो नहीं जानती वो मेरी अमानत है? दिल में सुइयां चुभी। सिर्फ सोहम खान की मलकियत है वो, इस पर सिर्फ मेरा हक है। क्या इतनी अनजान है? शावर के नीचे खड़ा हुआ अब भी दिलो जान से जल रहा था। इसे अंदाज़ा है कि मुझे किस कदर अजियत दे रही है। जब बर्दाश्त हद से गुजर गई तो वो चेंज करके बाहर निकला और इनकी जानिब बढ़ा। खूनख्वार नज़रों से रोहा को देखा। रोहा की रूह फना हुई। बड़ा वाज़ेह पैगाम था सोहम खान की आंखों में। वो फ़ौरन अंदर भाग गई। हाय अली ने हाथ आगे बढ़ाया, मगर सोहम खान की नज़र तो इसकी शाहरख पर थी जिसे उड़ाने का बड़ी शिद्दत से दिल किया इसका। वो कुछ कहे बगैर बाहर की जानिब बढ़ा। अली ने गंदे उचकाए। अगले दिन वो बेफजूल से बाहर सड़कें नाप रहा था। जब कादिर की कॉल आई, कादिर और इसके गुस्ताद आदमी भी साथ आए थे इनके, मगर वो अपने अड्डे पर थे। इसने कॉल रिसीव की, मगर इसकी अगली बात पर सोहम जलाद बन चुका था। रगें तन चुकी थी, जैसे फट पड़ेंगी। जब कादिर ने झिझकते हुए बताया, सर वो मैम ग्रैंड सिटी रेस्टोरेंट के बुक किए गए एक प्राइवेट कैबिन में इस लड़के के साथ हैं। तुम कहाँ हो? इधर ही हूँ। फिर वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। सर मैं खुद ले आता हूँ मैम को।
सुनो, वो दहाड़ा और आंधी तूफान बना रेस्टोरेंट पहुंचा। कादिर ने डरते एक जानिब इशारा किया। वो आग बना मुड़ा और कैबिन की तरफ गया। सामने देखा तो वो दोनों एक ही सोफे पर बैठे थे। रोहा के हाथ में कुछ पहना रहा था, शायद ब्रेसलेट थी। वो ढार से अंदर दाखिल हुआ। रोहा उछली, मगर वो सेकंडों में टेबल पर पड़ा आवाज़ उठाकर अली के सर पर फोड़ चुका था। अली! रोहा चीखी और लहू लहान इस पर तड़प कर झुकने लगी, जिससे सोहम को और आग लगी। अली के सीने पर एक जोरदार लात रसीद हुई थी। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े इसे। वो दहाड़ी और उसकी ढाल बनने की कोशिश की, मगर सोहम इसे बाजू से दबोच चुका था। फिर वो रेस्टोरेंट से इसे घसीट कर लाया और गाड़ी में फेंका। खुद इसके पास बैठा। कादिर ने गाड़ी चलाई। हवेली चलो, वो राया। हवेली पहुंचकर वो फिर इसकी जानिब झपटा और बाजू से घसीट कर अंदर लाया। छोड़े हमें, आप पागल हो गए हैं। बिल्कुल तुमने किया है मिसेस सोहम खान पागल मुझे। वो लाउंज में दाखिल हुआ जब बीजान रोहा की अबतर हालत देखकर आगे बढ़कर सोहम खान को थप्पड़ मारा था। तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई सोहम खान, मेरी पोती को हाथ लगाने की? छोड़ो इसे। हिम्मत आपने देखी कहाँ है? बीजान आप ही का पोता हूँ और हाथ इसलिए लगाया है कि ये बीवी है मेरी। काल खोल कर सुन ले, सब ये मेरी है और सिर्फ सोहम खान की। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि मैं इसे छोड़ दूंगा जिसे मेरे बाप ने बेरा बनाया है, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, बल्कि तैयारी करें, इसे मेरे साथ रुखसत करने के साथ लेकर जाने वाला हूँ मैं। वो कहता इसे घसीटता पूरे हक से अपने कमरे की जानिब लेकर गया। बेजान छुड़ाएं हमें इनसे, हमें कहीं नहीं जाना। वो मचलती रही, मगर सोहम खान तो आज अपना हर हक पूरा करने पर तुला बैठा था। बेजान ने सर्द और लंबी से सांस भरी। कोमल और बड़ी माँ हक्का बक्का इसे देखती रह गई। बीजान ने बड़ी माँ को इशारा किया। वो दोनों अपने कमरे में चली गईं। सोहम धाड़ से दरवाज़ा लॉक करके इसे बेड तक लाया और किसी कांच की गुड़िया की तरह शिद्दत से इसे बेड पर पटका। छोड़िए हमें, वो रूहा चिल्लाई। चटाक एक जोरदार थप्पड़ सोहम ने इसके मुंह पर दे मारा। सोहम ने झुककर आहिनी हाथ से इसकी गर्दन दबोची और ज़रा सा ऊपर उठाया। हाउ डेयर यू! जुर्रात कैसे हुई तुम्हारी वहाँ जाने की? तुम्हारी असली जगह ये है, ये रूम और ये बिस्तर मिसेस सोहम खान। अब मेरी इजाज़त के बगैर इस कमरे से एक कदम भी बाहर निकाला तो तुम्हारी टांगों की सलामती की गारंटी तो बीजान भी नहीं दे पाएंगी। वो दहाड़ा। वो तड़पती मचलती सुर्ख चेहरे से सख्त मज़ाहमत कर रही थी। नाजुक हाथों से इस पागल आदमी को हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी। आंसू तेज़ी से बह रहे थे और इससे पहले कि इसके गर्दन की हड्डियाँ चटखा बैठता, इसे फिर पेट पर पटका और अपने ही बालों को मुट्ठियों में जकड़कर वो आग लगाता, गुस्सा और इश्तिहाद और तैश दबाने की कोशिश करने लगा। दुपट्टा तो रास्ते में ही गिर गया था। बिखरे बाल, नाजुक वजूद। वो शदीद खांसती, सांस बहाल कर रही थी। बेड से नीचे उतरकर खड़ी हुई शदीद गुस्से से फनकारी। किस हक से लाए हैं आप हमें यहाँ? मानते हैं आप इस रिश्ते को? और आप तो हमें छोड़ने आए थे ना, डाइवोर्स देने आए थे ना, तो अब क्या हुआ? कोई हक नहीं आपका हम पर? सुना आपने? वो बोल रही थी और सोहम का हाथ शदीद टैश में अपनी शर्ट में छुपी पिस्टल की जानिब बढ़ रहे थे। लाल अंगारा आंखें और लहू टपकाता चेहरा। इससे पहले कि वो कोई अनहोनी कर बैठता, इसे चुप कराना बहुत ज़रूरी था। आपकी हिम्मत कैसे हुई? छुआ कैसे आपने हमें? वो शदीद तैश में इसकी जानिब बढ़ा। हिम्मत कैसे हुई और छुआ कैसे? ऐसे, वो कहकर इसलिए बेड पर गिरा। कसरती आहिनी जिस्म का सारा वजन एक नाजुक सी जान पर आया। सोहम ने तड़पती रोहा के हाथ बेड पर लगाए और बड़ी शिद्दत से इसके लबों को अपने लबों में कैद कर लिया। रोहा को अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। इसकी वहशी कुर्बत और शिद्दत बड़े लिम्स में बहुत अजियत थी कि रोहा को लगा आज वो इसके जिस्म का सारा खून निचोड़ कर इसे मार ही डालेगा। शदीद जलन के एहसास ने इसे अजियत से तड़पा ही दिया, मगर वो इस चट्टानी गिरफ्त में हिल भी नहीं पा रही थी। और ऊपर से कमर में बुरी तरह पेवस्त होती इसकी उंगलियां। दूसरी तरफ सोहम कितने सालों के बेसकून तड़पते, भड़कते और सुलगते दिल पर जैसे ठंडे पानी के छींटे पड़ रहे थे। रग रग में सुकून, सरूर और इसकी तलब खून बनकर दौड़ गई थी। पहले ही गले पर इतने दबाव और अब इस दरिंदे की इतनी देर सांस बंद करने वहशत खौफ ने इसे होशो खर्च से बेगाना किया था। इसकी शदीद मज़ाहमत बंद हुई तो खुद को सैराब करते सोहम को होश आया और झटके से इसे पीछे हटा। बेरहम अब इसे बेहोश देखकर जी जान से घबराया था। इस पर झुका, इसका गाल थपथपाए। रूह मेरी जान उठो प्लीज़। इसकी हालत देखकर गुस्सा जाग की तरह बैठा था। और क्या वो क्या दरिंदगी कर चुका है इसके साथ? चेहरे पर थप्पड़ और गले पर उंगलियों के निशान, लहू की तरह सुर्ख हुए नाजुक लब जिन्हें वो जख्मी कर चुका था। कमर में हाथ डालकर नरमी से सीने से लगाया। उफ, इस नाजुक सी जान के लिए इतनी शिद्दत कहाँ से आई मुझ में? मगर मेरा रोम रोम भी तो आतिशेश्क में सुलग रहा है मेरी जान। सोहम ने सुकून से आंखें मूंद दी।